नमस्कार दोस्तों। एम के लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सीपीसी इसके बारे में अभी तक स्टडी कर रहे थे। जितने भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के खास करके अगर आप एग्ज़ाम देखेंगे तो सीपीसी का आपके मेरिट गेन करने में काफ़ी अहम भूमिका रहती है। काफ़ी सारे क्वेश्चन सीपीसी से आते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग आप मिलकर इस वीडियो सीरीज़ के बाद सीपीसी के सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 25 तक को देखा है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 25 तक स्टडी किया है। हमने बात की थी कि जो मेन बॉडी है वो सेक्शंस में डिवाइड है और आपका शेड्यूल 1 जो है वो ऑर्डर्स दिए गए हैं और जो सेक्शंस में दिया गया वही आपके ऑर्डर्स में उसका प्रोसीजर बताया गया है। तो अभी हम आगे सेक्शंस पढ़ने से पहले ऑर्डर स्टार्ट करेंगे। आज हम ऑर्डर 1 के बारे में बात करेंगे। पार्टीज टू सूट, कोई भी मुकदमा दायर करने के लिए सबसे पहला जो आवश्यक तत्व है, इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ ए सूट, दैट इज पार्टीज। पार्टीज के बारे में हमें बताएगा ऑर्डर 1। काफ़ी बड़ा ऑर्डर है तो हम इसको थोड़ा सा अलग अलग वीडियोस में देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट बना के, सो दैट कि आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना आए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और मुझे कमेंट करके भी बताएं अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आप कुछ अलग टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो हम वो वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं आज के टॉपिक के साथ। हमारे बिल्कुल पहले वीडियो में हमने बात की थी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। देखिए, सीधी सी बात है, एक लेमैन लैंग्वेज में एक आम आदमी को भी पता है कि जब केस करना होता है तो केस किसके बीच में होता है? मशीन्स के बीच में तो केस नहीं होता ना। केस किसके बीच में होता है? पार्टीज के बीच। दो पार्टी चाहिए हमें वहाँ पे। अब ये दो इंडिविजुअल हैं, एक्स और वाई। ये दोनों क्या है? कोई भी इंडिविजुअल है। ये अभी पार्टीज नहीं है, कोई भी दो इंडिविजुअल हैं जहाँ इनमें से किसी एक के राइट के साथ कुछ रॉन्ग होता है बाई दी अदर। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए घर के पोजीशन को लेके दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है। वाई का इस पे पोजीशन है और एक्स कह रहा है कि ये घर मेरा है। देखिए, इनके बीच में एक डिस्प्यूट आ गया। आप देखेंगे तो एक्स जो है उसका कहना है कि भाई ये घर जो है ये मेरा है, लेकिन वाई ने क्या कर रखा है? वाई का इस पे ऑलरेडी पोजीशन है। तो सूट पर पोजीशन एक्स एक केस लेकर जाएगा, मुकदमा करेगा वाई के ऊपर। कहाँ पे करेगा मुकदमा? किसी कोर्ट में। ये फोटो पर ना जाए, सुप्रीम कोर्ट की फोटो है, बट बाय द बिल्डिंग इट सेल्फ वी कैन रिकोगनाइज दैट इट इज अ बिल्डिंग ऑफ कोर्ट। ठीक है, हमारा सुप्रीम अपेक्स कोर्ट है इंडिया का। तो एक्स और वाई किसी एक डिस्प्यूट के ऊपर कोर्ट में जाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हमें इसका रिलीफ दे दिया जाए, मुझे पोजेशन दिला दिया जाए, मेरे राइट के साथ इन्फ्रिंज किया है वाई ने मेरे राइट जो अधिकार है उसका हनन किया है। तो एक्स और वाई क्या हो गए यहाँ पे? पार्टीज टू सूट। यही आपको ऑर्डर 1 बताता है। सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 1 आपको यही बताता है कि पार्टीज टू सूट। अब भाई कौन कौन पार्टी बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है? प्लेंटिफ एक से ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। डिफेंडेंट कैसे हो सकते हैं? किसी का नाम कैसे हटेगा, किसी का नाम, जो आप एक नॉर्मल लॉजिकल वे में अगर देखेंगे तो ऑर्डर 1 भी आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के साथ आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक वर्ड है प्लेंटिफ। एक सेकंड वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप देख सकते हैं। द इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन सीपीसी, आप उसको भी देख लें। तो आपको देखिए, जब आपको पता होता है जो टर्म्स आती हैं उनका मीनिंग क्या है, क्या उनका मतलब है, तो आपको उस बेरेक्ट को समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। अभी मैं प्लेंटिफ की बात करूँ, प्लेंटिफ कौन होगा? एक प्लेंट होगा।
प्लेंट क्या है और प्लेंटिफ क्या है, दोनों वर्ड आपको मैक्सिमम जगह मिलेंगे, तो इनको समझते हैं कि प्लेंटिफ क्या है। द पर्सन हु इंस्टीट्यूट द सूट इन कोर्ट एंड सीक्स फॉर रेमेडी अगेंस्ट रॉन्ग, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय में कोई भी मुकदमा दायर करता है और किसी रेमेडी या रिलीफ की डिमांड करता है, वो प्लेंटिफ है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में एक्स कौन था जो पोजीशन चाहता था घर का, वो प्लेंटिफ है। जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, जो कोर्ट में जाकर कहता है कि मुझे मेरे अधिकार दिलाए जाएं, वो क्या कौन है, आपका प्लेंटिफ है। प्लेंट क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिस पर वो लिख कर देता है कोर्ट को कि उसके साथ क्या गलत हुआ है, ठीक है, और वो क्या रिलीफ चाहता है। कोर्ट अपने आप से आपको रिलीफ नहीं देगा, आपको रिलीफ डिमांड करना है। प्लेंट के एसेंशियल अगर आप देखेंगे तो उसमें कॉज ऑफ एक्शन और रेमेडी दोनों आपको देनी है, ठीक है। ये आपको बेसिक आइडिया हो गया प्लेंटिफ और प्लेंट का। ये तो हो गया वो जो कोर्ट को अप्रोच करता है। अब वो जिसके खिलाफ अप्रोच करेगा वो कौन होगा, वो होगा डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट के ऊपर केस तो हो गया, लेकिन न्यायालय किसी एक की सुनकर तो फैसला नहीं दे सकता ना, न्यायालय को तो दोनों पक्षों को सुनना है, दोनों पक्षकारों को सुनेगा, वो वादी को भी सुनेगा, प्रतिवादी। डिफेंडेंट को हिंदी में प्रतिवादी कहते हैं और प्लेंटिफ को वादी कहते हैं, प्लेंट को वाद पत्र कहते हैं। तो इन सब के भी आप अगर स्पेशली राजस्थान जुडिशियल सर्विस वगैरह में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप देखेंगे वहाँ पर हिंदी वर्ड्स काफ़ी यूज होते हैं, आपको हिंदी भाषा का ज्ञान भी थोड़ा सा होना चाहिए। तो हम डिफेंडेंट की बात करते हैं। अब डिफेंडेंट आ गया जिसके ऊपर मुकदमा, जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ। अब जो आरोप या प्रत्यारोप लगाए हैं हमारे प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर, डिफेंडेंट उसका एक रिप्लाई देगा, उसको रिटन स्टेटमेंट बोला जाता है। कि जो प्लेंट उसने फाइल किया था, जो एलिगेशंस लगाए थे, उनका उत्तर देना, उनका रिप्लाई देना किसके द्वारा, डिफेंडेंट के द्वारा रिटन स्टेटमेंट कहलाता है। डिफेंडेंट इज द पर्सन अगेंस्ट whom सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट बाय प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जिसके खिलाफ, वादी जिसके खिलाफ केस करता है, जो उत्तरदायी है, उसको प्रतिवादी कहते हैं, डिफेंडेंट कहते हैं। और रिटन स्टेटमेंट क्या है, रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट टू दी प्लेंट फाइल्ड बाय प्लेंटिफ। प्लेंट की कॉपी आती है समन के साथ, उसी में वो उसका रिप्लाई देता है कि मैं फैक्ट नंबर 1 को मानता हूँ, फैक्ट नंबर 2 को नहीं मानता हूँ, ये गलत कहा, ये ठीक कहा। तो अपने हिसाब से वो आपका रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है और उन्हीं के बेस पे कोर्ट आपके इश्यूज को फ्रेम करता है। चलिए आगे चलते हैं। अभी सबसे पहली बात आपके माइंड में क्या आती है, तो सबसे पहली बात हमारे माइंड में आएगी कि कौन पार्टी बनेगा, कौन पार्टी नहीं बनेगा। इसके ऊपर रूल होने चाहिए ना कुछ, तो रूल्स क्या है। ऑर्डर 1 पार्टीज टू सूट, और इसमें टोटल कितने रूल्स हैं आपको ये पता होना चाहिए, टोटल 13 रूल्स हैं। ऑर्डर 1 में टोटल 13 रूल्स दिए गए हैं। अब इन 13 रूल्स को भी आपको मगअप नहीं करना है। जब हम देखेंगे ना, जैसे ऑर्डर्स आपको आपने मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ऑर्डर्स भी एक दूसरे से लिंक्ड है। आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल वे में अगर सोचेंगे लॉजिकल, तो आपको सब याद हो जाएंगे। ऐसे ही सारे रूल्स हैं। हम देखते हैं इसको, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम रूल 1 की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि भाई वादी कौन बन सकता है, कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कौन कर सकता है, हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ, ठीक है। तो बेयर एक्ट क्या कहता है यहाँ पे कि ऑल द पर्संस मे बी ज्वाइन इन वन सूट। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर ऑल द पर्संस बोला है, उसने बोला है ऑल द पर्सन। प्लेंटिफ एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर किसी एक डिफेंडेंट या ज्यादा डिफेंडेंट, एक व्यक्ति या किसी ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा किसी एक व्यक्ति या ज्यादा व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है, तो वो एक व्यक्ति या ज्यादा व्यक्ति यानी कि एक भी प्लेंटिफ बन सकता है और ज्यादा भी बन सकते हैं। लेकिन कौन बन सकता है, इसके लिए कंडीशन दी है बेयर एक्ट में, ठीक है। हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ or arising out the same act or transaction or series of acts or transaction is alleged to exist in such person whether jointly, severally or in the alternative। ये क्या कह रहा है कि जहां पे किसी का अधिकार है कुछ,
रिलीफ लेने का, कुछ गलत हुआ और उसका अधिकार है कि उसको रिलीफ लेना है वहाँ पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकता है। आपका क्लॉज बी क्या कहता है, इफ सच पर्सन ब्रॉट आउट सेपरेट सूट। देखिए क्या होता है, कभी कभी आप सेकंड कंडीशन को एक चीज समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि सेपरेट सूट, लेकिन सेपरेट सूट विद कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है वहाँ पे, और फैक्ट वुड अराइज। अब मान लीजिए किसी 4 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति पर मुकदमा किया और चारों व्यक्तियों का जो अधिकार का हनन था वो एक ही तरह से था, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ था वहाँ पे। मान लीजिए किसी फर्म ने किसी लोगों के साथ कुछ गलत किया है पैसों के लेकर, अब 4 लोगों ने उस फर्म के ऊपर केस कर दिया कि इसने हमारे पैसों का गबन किया है, हमसे इसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके पैसे, जैसे गोल्डन फॉरेस्ट आई थी, आप एग्जांपल ले सकते हैं, उसने बोला था कि वो 2.5 साल में आपके धन को दोगुना कर देगी, तो बहुत सारे केस गोल्डन फॉरेस्ट के अगेंस्ट में आए। तो कोर्ट क्या करता है ऐसे टाइम पे कि भाई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो वहां पे प्लेंटिफ एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रूल 1 क्लियर हो गया। अभी रूल 2 पे चलते हैं, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। मान लीजिए कि कहीं पर भी, अब हम एक चीज मान लेते हैं कि कहीं पे ए और बी ने मिलकर एक कोई सेम प्लेंटिफ है, इन्होंने केस फाइल किया किसके अगेंस्ट में, सी के अगेंस्ट, ठीक है, ये दोनों कौन हो गए, ठीक है, अलग अलग, ए भी आपका प्लेंटिफ है, बी भी प्लेंटिफ है, और सी आपका जो है वो क्या कौन है यहाँ पे, आपका डिफेंडेंट है। लेकिन कोर्ट को लगता है कि नहीं, दोनों का जो ट्रांजैक्शन ऑफ द एक्ट है, जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वो अलग अलग है, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट सेपरेट ट्रायल कर सकता है। ऑर्डर कैसे करेगा, देखिए बेयर एक्ट को पढ़ते हैं। वेयर इट अपियर्स, वेयर इट अपियर्स टू द कोर्ट, कोर्ट को अगर ऐसा लगता है दैट एनी ज्वाइंटर और प्लेंटिफ में एम्बेरस, ठीक है, कंडीशन है यहाँ पे, और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट। अगर कोर्ट को लगता है कि एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है, उनमें से कोई प्लेंटिफ जस्टिस को डिले कर देगा, ट्रायल को डिले कर देगा, ठीक है, तो कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ टू देयर इलेक्शन, ऑर्डर सेपरेट ट्रायल और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट क्या होता है, कोई भी ऐसा उपाय, वो कुछ ऐसा उपाय करेगा जिससे कि वो टाइमली उसको न्याय दे सके। देखिए डिले इन जस्टिस इज एज गुड एज डिनाई फॉर जस्टिस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी आपका प्लेंटिफ जो है वो डिले कर रहा है आपके किसी भी रीजन से, सूट में भाई एम्बेरस कर रहा है, डिले कर रहा है ट्रायल को, तो उसके लिए बोला तुम सेपरेट जाओ भाई, दूसरों को तो न्याय मिलने दो, ठीक है, या जो भी कोर्ट को सूटेबल कोई उसका उपाय लगेगा वो कर सकता है। रूल 2 आपको क्लियर हो गए। अभी हम रूल 3 पे चलते हैं। अभी अभी हमने प्लेंटिफ की बात तो कर ली, ठीक है, अब डिफेंडेंट की भी बात कर लेते हैं। भाई प्लेंटिफ कौन ज्वाइन करेगा, देखिए रूल 1 कौन ज्वाइन कर सकता है एज ए प्लेंटिफ, रूल 2 अगर कोई प्लेंटिफ ट्रायल को डिले कर रहा है उसके लिए कोर्ट सेपरेट वो दे सकती है, पावर है कोर्ट की। रूल 3 हु में बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट। आपका बेयर एक्ट क्या बोलता है यहाँ पे कि ऑल द पर्सन, यहाँ भी देखिए व्यक्ति एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, किसमें, इन वन सूट एज डिफेंडेंट, सभी व्यक्ति एक ही मुकदमे में प्रतिवादी के तौर पर आ सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन है, आप कंडीशन देखिए यहाँ पे, जो आपका कंडीशन एक कंडीशन है, कंडीशन ए, एनी राइट टू रिलीफ alleged to exist against them arise out of the same act of transaction। यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जहाँ पे सेम एक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मान लीजिए भाई किस कहीं पर 2 व्यक्ति जा रहे थे, उनका झगड़ा हो गया और उन्होंने किसी व्यक्ति के साथ कुछ लेन देन को लेकर उसके पैसे या जो भी कुछ था नहीं दिया, तो जो जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, अब वो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि भाई
मेरे साथ बी ने गलत किया या सी ने गलत किया, तो क्या करेगा, दोनों को डिफेंडेंट बना देगा, ठीक है। या दोनों ने एक ही कार्य की वजह से उसके अधिकारों का मिलकर हनन किया है, तो वहां दो या दो से व्यक्ति, एक या एक से अधिक व्यक्ति को डिफेंडेंट बना सकता है। एंड सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, इफ सेपरेट सूट्स वर ब्रॉट अगेंस्ट सच पर्सन एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब मान लीजिए ए के साथ बी ने भी सेम गलत काम किया और सी ने भी सेम गलत काम किया, अब वो दो सूट फाइल कर देगा। देखिए ए ने क्या किया, तो हमारा ए था, इसने एक सूट फाइल किया इसके ऊपर, बी के ऊपर, और इसने दूसरा सूट जो फाइल किया वो इसने किया सी के ऊपर। लेकिन इन दोनों का जो एक्ट था, कॉज ऑफ एक्शन था, वो सेम था। तो कोर्ट क्या करेगा इस कंडीशन में, इन दोनों को एक ही सूट में ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे बी और सी जो है ये आपके एक ही सूट में डिफेंडेंट ज्वाइन कर जाएंगे। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने की है कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एंड, आप बेरेक्ट में देखेंगे तो एंड लिखा गया है, ठीक है। एंड क्यों लिखा गया, ठीक है, ये एंड है, इट मेक इट वेरी क्लियर कि बोथ द कंडीशंस आर कम्युलेटिव नॉट अल्टरनेटिव। और नहीं है, यहाँ पे एंड का मतलब है कि ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो रूल 3 आपको क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं रूल 3A। रूल 3A क्या है कि पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। देखिए आपका रूल 2 क्या था, पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल वेयर ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है। यहाँ क्या है, डिफेंडेंट। यहाँ भी सेम बात है, अगर कोई डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर ट्रायल को एम्बेरस करता है, डिले करता है, तो कोर्ट उसको सेपरेट ट्रायल ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। और कोर्ट चाहे तो कोई ऐसा दूसरा ऑर्डर भी पास कर सकता है जो उसको रेमेडी लगती है इस बात की, और मे बी एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और कोई दूसरा उपाय न्याय की उसमें। देखिए कानून का काम है आपको न्याय देना, रूल्स उसकी सुविधा के लिए बने हैं, ना कि उसके हर्डल्स के लिए बने हैं, ठीक है। तो रूल 3 क्लियर हो गया आपको। अभी चलते हैं हम रूल 4 पर। अभी रूल 4 क्या कहता है कि कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट पार्टी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भाई आप बोले कि प्लेंटिफ एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो प्लेंटिफ है, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं ना, ठीक है। मान लेते हैं हम P1 P2 P3, ठीक है, ये हमारे प्लेंटिफ्स हैं। डिफेंडेंट क्या है हमारे, D1 D2। अब मान लेते हैं दो डिफेंडेंट, अब इन दोनों के बीच में जो है केस चल रहा था, और कोर्ट अभी क्या है, कोर्ट अगर जजमेंट देना चाहे तो इनके अगेंस्ट भी दे सकता है, एक या एक व्यक्ति से उसको लगता है कि सिर्फ D2 का वो है फॉल्ट है इसमें, तो सिर्फ D2 के अगेंस्ट में दे सकता है, और वो प्लेंटिफ्स के को भी के अगेंस्ट में भी जजमेंट दे सकता है कि नहीं तुमने गलत केस किया है। तो कहने की बात यह है कि कोर्ट के पास पावर है। बेल एक्ट में क्या लिखा है इसमें कि जजमेंट में बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट, बिना किसी संशोधन के जजमेंट दिया जा सकता है। फॉर सच वन और मोर ऑफ द प्लेंटिफ एज मे बी फाउंड टू बी इंटाइटल्ड टू रिलीफ। देखिए इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए उसे कोर्ट को लगता है कि सिर्फ P1 इज इंटाइटल है रिलीफ के लिए, P2 और P3 नहीं है, तो सिर्फ P2 के फेवर में आपको रिलीफ दे देगा, और सच रिलीफ एज ही और दे में बी इंटाइटल। अगर उसको लगता है कि P1 P2 दो लोग हैं तो उनके उसमें फेवर में दे देगा। और सेकंड क्लोज क्या है कि अगेंस्ट सच वन और मोर ऑफ द डिफेंडेंट, हम जो यहाँ बात कर रहे थे कि वो चाहे तो सिर्फ D2 के अगेंस्ट में दे सकता है, चाहे तो सिर्फ D1 के अगेंस्ट में दे सकता है। एज मे बी फाउंड टू बी लाइबल, जैसा कोर्ट को लगता है कि उसमें लाइबल कौन है, कौन जिम्मेदार है,
अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज। ठीक है, रूल 4 आपको क्लियर हो गया कि ये हो सकता है कि नंबर ऑफ प्लेंटिफ और नंबर ऑफ डिफेंडेंट ज्यादा हो, बट कोर्ट जो जजमेंट देगा वो प्लेंटिफ में किसी एक को रिलीफ दे सकता है, दो को दे सकता है, जैसा उसको ठीक लगता है। जब कोर्ट को लगता है कि यही इसके लिए रिलीफ के लिए इंटाइटल्ड है। डिफेंडेंट में अगर है एक से ज्यादा डिफेंडेंट, तो वहां पर भी वो एक या एक से अधिक डिफेंडेंट के फेवर में या अगेंस्ट में डिसीजन दे सकता है। रूल 4 आपको क्लियर हो गया। अभी रूल 5 की तरफ चलते हैं कि डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। ये क्या कहना चाह रहा है कि इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड इन द सूट अगेंस्ट। देखिए यहाँ एक छोटी सी बात, ये क्या कह रहा है कि भाई जो प्लेंट में आपने एलिगेशन लगे हैं, कॉज ऑफ एक्शन जो लगा है, वो जरूरी नहीं कि हर एक प्लेंटिफ उसके लिए बराबर का जिम्मेदार। मान लीजिए किसी प्लेंटिफ ने आपसे कई सारे रिलीफ की डिमांड की, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो हमारे डिफेंडेंट है D1 D2 ये दोनों बराबर रूप से ही हों सभी रिलीफ के लिए। ठीक है, हो सकता है D1 इसके लिए ज़्यादा लाइबल हो, D2 कम रिलीफ के लिए हो, ये एक रिलीफ के लिए है, ये ज़्यादा रिलीफ के लिए है, ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ केस। अभी देखते हैं रूल 6, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि जब पार्टी जो है वो सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइबल है, तो वहां पार्टीज कैसे ज्वाइंट होंगी। द प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन ज्वाइन एज पार्टी। जो प्लेंटिफ है, ठीक है, ये प्लेंटिफ की बात कर रहा है यहाँ पे कि ही में एट हिज ऑप्शन ज्वाइन एज पार्टी टू द सेम सूट all or any of the person severally or jointly or severally liable of any one contract। मान लीजिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट के कई सारे लोग लाइबल हैं, तो जो प्लेंटिफ है वहां पे पार्टीज के तौर पे ज्वाइन कर सकता है, किस इंक्लूडिंग पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर कोई बात हो रही है, हुंडीज के लिए, ठीक है, और प्रोमिसरी नोट के लिए। यहाँ मॉनिटरी डिस्प्यूट्स की बात कर रहा है, कोई मॉनिटरी कॉज ऐसा है जहाँ पे कोई सेम कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ पर भी प्लेंटिफ एज ए पार्टी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ये रूल 6 आपका मनी डिस्प्यूट्स में बताता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, हुंडीज को, प्रोमिसरी नोट्स को, इनको नोट कर ले। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडीज या फिर आपका प्रोमिसरी नोट्स, इनको लेके अगर आ जाता है कि अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट में है तो वहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पे कौन सा होगा आपको ऑर्डर 1, और आपका रूल जो है वो कौन सा होगा 6 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अभी हम आगे चलते हैं। रूल 7, व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम whom redress इज टू बी साउट। देखिए कई केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए ए के साथ बी ने और सी ने कुछ गलत किया, डी भी उसमें, बी सी डी ने कुछ गलत किया। अब उसको डाउट है कि वो बी पर केस करे, सी पर केस करे या डी पर केस करे, उसको रिलीफ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल। प्लेंटिफ डाउट में आ गया, अब डाउट आ गया तो 7 नंबर रूल 7। ठीक है, बेयर एक्ट क्या कहता है कि वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट, जहां प्लेंटिफ डाउट में है, एज टू द पर्सन्स फ्रॉम whom he is entitled to obtain redress, वो किससे रिड्रेस ले, किससे उसका रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में कहा ही में ज्वाइन 2 और मोर डिफेंडेंट इन ऑर्डर दैट द क्वेश्चन एज टू विच ऑफ द डिफेंडेंट्स इज लाइबल एंड टू व्हाट एक्सटेंट मे बी द determined एज बिटवीन द पार्टी। तो ये ऐसी कंडीशन में वो इन सबको एक डिफेंडेंट के तौर पे वहां पे ले सकता है, जहाँ पे डाउट आ गया। डाउट वाला बात आते ही माइंड में याद रखना है आपको कि ऑर्डर 1 और रूल 7 है।
आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम ऑर्डर 8 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ द सूट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 1 आपका, क्योंकि ये बेसिक एसेंशियल है किसी भी सूट के लिए। तो इनको आप बेरेक्ट को पढ़ते हुए और अपने नोट्स बनाइए अच्छे से। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपके खुद के नोट्स बनाना, उसको रिवाइज करना जो आपने पहले दिन पढ़ा है। और कभी भी अपने एक स्केड्यूल को डिस्टर्ब मत कीजिए। जिस स्केड्यूल को आपने टाइमिंग आपका बनाया है पढ़ने का, उसी को फॉलो कीजिए। अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं जाना है। आप इसको बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, सो दैट कि हम नॉलेज का एक ट्रांजैक्शन, लीगल नॉलेज का हम लोगों में होता रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आपको कोई भी किसी तरह का कुछ लगता है कि हमें नए टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए, तो आप कमेंट करके भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स। एम के लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुड डे।